बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉ की कितनी अक़साम है, कितने क्लासिफाई किया गया है। सिविल लॉ को कितनी अक़साम में तकसीम किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ। तो इसमें एक्सप्लेन दी क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ। तो इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन है। इन द वर्ड ऑफ Thurman Arnold, obviously law can never be defined with equal obviousness. Obviousness एक जैसा नहीं इसको डिफाइन किया जा सकता लॉ को। ताहम however it should be said that adherent of the institution must never give up the struggle to define law। तो उन्होंने ये स्ट्रगल नहीं छोड़ी कि कानून को प्रॉपर डिफाइन करके ही उन्होंने करने की कोशिश की। According to Solomon, the whole body of law can be divided into two parts। तो सॉलमन ने जो है उसने इसको दो हिस्सों में बताया है। According to Solomon, सिविल लॉ की क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। According to Solomon, the whole body of law can be divided into two parts। तो इसको दो हिस्सों में उसने तकसीम किया सिविल लॉ को। सैमन ने सिविल लॉ को दो हिस्सों में तकसीम किया। उसमें उसने कहा जनरल एंड स्पेशल लॉ। तो एक जनरल लॉ है, एक स्पेशल लॉ है। जनरल लॉ और दूसरा स्पेशल लॉ। According to Solomon, the whole body of law can be divided into two parts, general and special law। General law consists of the general or ordinary law। तो उसने कहा जो जनरल लॉ है वो मुश्तमिल है जनरल के ऊपर या ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड पे। इसको ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड भी कहते हैं। ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड कि जनरल लॉ जो है ये एक आम कानून है इसका जमीन का। स्पेशल लॉ उसने आगे लिखा स्पेशल लॉ कंसिस्ट ऑफ सर्टेन अदर बॉडीज ऑफ लीगल रूल। तो वो दूसरी लीगल रूल्स पर मुश्तमिल होता है स्पेशल लॉ, विच आर सो स्पेशल एंड एक्सेप्शनल इन देयर नेचर। तो ये स्पेशल होता है और एक्सेप्शनल इन नेचर होता है। किसी खास एक्सेप्शन में कंडीशन में जो है इसको इस्तेमाल करना है एक्सेप्शनल। तो स्पेशल लॉ को एक्सेप्शनल, सो स्पेशल एंड एक्सेप्शनल इन देयर नेचर। तो ये एक्सेप्शनल है इन नेचर। वो जनरल है, वो हर जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, उसमें कंडीशन नहीं है। लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि स्पेशल लॉ होगा ये स्पेशल एक्सेप्शनल है इन देयर नेचर, सोर्स और एप्लीकेशन दैट इट इज कन्वीनिएंट टू ट्रीट देम एज स्टैंडिंग और साइड इन जनरल एंड ऑर्डिनरी लॉ। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ में। सर जॉन सैमन क्लासिफाइड द सिविल लॉ इनटू टू पार्ट्स। तो जॉन सैमन ने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। इंट्रोडक्शन में भी उन्होंने दो हिस्से ही बताए हैं और आगे भी जो है उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ में दो ही बताए हैं, जनरल लॉ और स्पेशल लॉ। तो जनरल लॉ पे आते हैं हम। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया।
जनरल लॉ पहली नंबर 1 पे सर जॉन सेवन क्लासिफाइड दिस गिवन लॉ इनटू टू पार्ट्स जनरल लॉ स्पेशल लॉ सो जनरल लॉ इज अ जनरल लॉ ऑफ ए कंट्री इज इट्स टेरिटोरियल लॉ इसको टेरिटोरियल भी कहा गया है कि जिस हद तक जो है उनकी हुकूमत है एक बॉडी की तो उसके अंदर जो कानून होगा उसको जनरल लॉ कहेंगे। होल ऑफ पाकिस्तान जैसे कह सकते हैं कि ये जो है कानून पूरे पाकिस्तान के लिए है। अगर वो पूरे एक हिस्से के लिए होगा, पंजाब के लिए होगा या सिंध के लिए होगा तो वो स्पेशल लॉ में आएगा। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले कहा जनरल लॉ ऑफ ए कंट्री इज इट्स टेरिटोरियल लॉ, तो इसको जो है टेरिटोरियल लॉ भी कहा है। टेरिटोरियल लॉ कहते हैं जिस जगह तक उनकी उस अथॉरिटी की हुकूमत है उस एरिया तक जो है उस एरिया तक जो है वो कानून लागू होगा, इस्तेमाल होगा, उसको जनरल लॉ कहा गया। इसलिए इसको जनरल लॉ को टेरिटोरियल का भी नाम दिया गया। टेरिटोरियल इट्स टेरिटोरियल लॉ द लॉ व्हिच अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स थिंग्स जो भी चीज़ें उस हदूद के अंदर आती हैं जिसमें जो है वो पूरा जो है जनरल अप्लाई होता है। एक्ट एंड इवेंट विद इन दी टेरिटरी, उस टेरिटरी के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी एक्ट आते हैं, उन सब के ऊपर जो है ये अप्लाई होगा। पर्सन्स पे, थिंग्स पे और एक्ट पे, किसी भी एक्ट के ऊपर वो अप्लाई होगा। उस लॉ को जनरल लॉ कहा गया जो कि उस टेरिटरी के अंदर ही इस्तेमाल होगा। एक्ट एंड इवेंट्स जनरल लॉ ऑफ ए कंट्री एंड इट्स टेरिटोरियल लॉ द लॉ व्हिच अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स, थिंग्स, एक्ट एंड इवेंट्स विद इन द टेरिटरी, जो उस टेरिटरी के अंदर शख्स होंगे, चीज़ें होंगी या कोई एक्ट या इवेंट होगा, उसके ऊपर वो जनरल लॉ जो है अप्लाई होगा उस एरिया के अंदर, जिस एरिया में जो है वो इस्तेमाल का कह दिया है। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ दोज लीगल रूल्स व्हिच आर टेकन जुडिशियल नोटिस ऑफ द कोर्ट्स, तो ये मुश्तमिल होगा। इट कंसिस्ट ऑफ दोज लीगल रूल्स ये जो जनरल लॉ है ये मुश्तमिल होगा ऐसे लीगल रूल्स पे जिसको कोर्ट ने नोटिफाई किया होगा, जिसका कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस लिया होगा, जिसके बारे में अदालतों को इल्म होगा, उन रूल्स पे मुश्तमिल होगा। जिसके बारे में अदालतों को इल्म नहीं है, लीगल जुडिशियल नोटिस नहीं है, जुडिशियल नोटिस ऑफ कोर्ट नहीं है, अदालतों के जुडिशियल नोटिस में नहीं है, जो कानून वो नहीं, वो होंगे रूल्स जो कि उनके नोटिस में आते हैं, जुडिशियल नोटिस में आते हैं। are taken which are legal rules which are taken judicial notice of the court, जो कि जो अदालतों के इल्म में होंगे, वही रूल्स पर मुश्तमिल होगा जो कि अदालतों के इल्म में होंगे। अच्छा, इसके बाद इन एनी पेन फॉर देयर एप्लीकेशन, तो जिस जगह उनकी ज़रूरत होगी तो अदालतों को पता होगा कि ये वाकई कानून है, इस मुल्क में ये कानून है, तो वो उस लीगल रूल्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। अच्छा, शेप ऑफ जनरल रूल्स, तो जनरल रूल्स की शेप्स उन्होंने बताई हैं, 3 किस्म की शेप्स हैं। शेप्स ऑफ
इसको आप ऐसे समझ लें, अभी आप ये ABC पढ़ रहे हैं लॉ की, हमें सबसे पहले यही बताया जाता है कि जनरल लॉ है ये स्पेशल लॉ है, जनरल लॉ है ये स्पेशल लॉ। तो जनरल लॉ का मतलब यही है कि ये जो पूरे मुल्क के लिए जनरल है, हर आदमी के लिए, हर बेशक वो वज़ीर आज़म तक है या कोई भी, उनको स्पेशल असनाद तो है, लेकिन कुछ ऐसे जनरल लॉज हैं जो सबके ऊपर इक्वल है। तो ये उस वही जनरल लॉ है जो सबके लिए है। किसी स्पेशल आदमियों के लिए स्पेशल लॉज भी हैं, लेकिन जनरल लॉ का मतलब है ये पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए। तो उसमें पहले है स्टैट्यूट लॉ। जनरल लॉ इज ऑफ 3 शेप्स। तो इसकी 3 शेप्स हैं। नंबर 1 पे है स्टैट्यूट लॉ। स्टैट्यूट लॉ। नंबर 2 पे है इक्विटी। इक्विटी का मतलब वही है कि सबके लिए एक जैसा इक्विटी। स्टैट्यूट लॉ वो लॉ होता है जो कानून बना के आगे चला दिया जाए कि ये वाकई हमने कानून बनाया, लेजिस्लेट किया, उसको आगे चला दिया, वो स्टैट्यूट लॉ है। ये सारी किताबें जो कानून की हैं सारी स्टैट्यूट लॉ ही कहते हैं उनको। इसके बाद कॉमन लॉ। कॉमन लॉ भी जनरल लॉ ही की शेप है। नंबर 3 पे है कॉमन लॉ। तो कॉमन लॉ है, जनरल लॉ जो है कॉमन लॉ भी है। तो ये 3 उन्होंने उसकी एग्जांपल दी है, शेप्स दी हैं। जनरल लॉ इज ऑफ 3 शेप्स। तो पहली है स्टैट्यूट लॉ, इक्विटी और कॉमन लॉ। तो उन्होंने एग्जांपल भी इसकी दी है। तो एग्जांपल में जनरल लॉ और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरे ख्याल में अगले साल पढ़ेंगे, शायद इस साल है, इसी साल है। अच्छा, तो इस पे जनरल लॉ में उन्होंने एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिया है कि ये पूरे पाकिस्तान में है। जो भी शख्स कॉन्ट्रैक्ट करता है वो जनरल रूल्स के तहत ही करेगा, हर किसी के लिए वही रूल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के होते हैं। तो इसके बाद PPC है, पाकिस्तान पीनल कोड। ये आपने पढ़ा पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान पीनल कोड। तो ये भी एक जनरल लॉ है कि सजाओं का जो एक कानून है जो पाकिस्तान में दिया गया, उसमें सबसे पहला जो जनरल लॉ है जिसको ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, तो ये भी एक जनरल लॉ है, ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसके ज़रिए से 302 के बंदे को, मुर्तकिब बंदे को सज़ा दी जाती है, फांसी दी जाती है और कैद दी जाती है। तो वो भी जनरल लॉ है। जो भी आदमी किसी को मारेगा वो सज़ा पाएगा, और उसमें सज़ा जो है कम से कम भी जो है उम्र कैद है। तो इसके बाद स्पेशल लॉ है। अब हम स्पेशल लॉ की तरफ आते हैं। ये जनरल लॉ था, दूसरा जो है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ नंबर 2 पे है स्पेशल लॉ। पार्ट ऑफ लॉ, दैट पार्ट ऑफ लॉ विच हैज नो जनरल एप्लीकेशन थ्रू आउट द कंट्री। इन्होंने सबसे पहले यही बता दिया है, नो जनरल एप्लीकेशन। तो इसकी जो है एप्लीकेशन जो है वो पूरे मुल्क में नहीं होगी जैसे जनरल होती है। नो जनरल एप्लीकेशन, नो जनरल अप्लाई कह सकते हैं, एप्लीकेशन उन्होंने कह दी। ये अप्लाई से है, कोर्ट वाली एप्लीकेशन ना समझे कि इसको जनरली अप्लाई नहीं किया जा सकता। स्पेशल लॉ हर जगह पे इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता, वो पूछना पड़ेगा हाँ भाई आपने ये काम क्यों किया। तो इसमें इसकी एग्जांपल है, आगे देखते हैं। अच्छा, बट विच इज आल्सो इन्फोर्स बाय द कोर्ट। तो इसको भी इन्फोर्स बाय द कोर्ट है। कानून सारा इन्फोर्स बाय कोर्ट ही है, तो स्पेशल लॉ भी इन्फोर्स बाय कोर्ट है। ये अदालतों के जरिए जो है इसको इन्फोर्स करना है। स्पेशल लॉ इन्फोर्स बाय कोर्ट।
consists of those legal rules which court will not recognize and apply them as a matter of course. तो आम तरीके से जो है इसको अदालतें जो है रिकॉग्नाइज नहीं करती और अप्लाई नहीं करती। हर जगह पे जो है उसको ना इसको रिकॉग्नाइज करना है और नहीं अप्लाई करना है। जैसे नॉट रिकॉग्नाइज और अप्लाई टू एवरी, जैसे अब हर पर्सन पे था, तो ये भी नॉट रिकॉग्नाइज और अप्लाई टू एवरी पर्सन या एवरीथिंग। कोर्ट जो है इसको हर उस पे नहीं कर सकती क्योंकि ये स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ की मिसाल ऐसे ही है जैसे एंटी करप्शन की कोर्ट्स जो है वो स्पेशल बनाई जाती हैं उस शख्स के लिए जो गवर्नमेंट के अंदर जो है वो कोई मिसकंडक्ट करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई होकर मिसकंडक्ट करता है, तो वही शख्स जाएगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा। इसलिए उसको स्पेशल लॉ कहा गया है एंटी करप्शन एक्ट को, कि उसने कोई अपनी सरकारी अफसर की उसमें जो है आम मजदूर जो है कोई नुकसान करता है वो उसको एंटी करप्शन कोर्ट नहीं वो करेगी। कहेंगे नहीं भाई आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप क्यों यहाँ पे आए हैं, आपको वही सिविल कोर्ट और जनरल लॉ के तहत ही जाना पड़ेगा। लेकिन स्पेशल लोगों के लिए जो स्पेशल कोर्ट है वो एंटी करप्शन कोर्ट के लिए उसमें सिर्फ गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके केस सुने जाते हैं, तो ये स्पेशल लॉ है। अच्छा, that part of law which has no general application throughout the country but which is also enforced by the court is the special law. It consists of those legal rules which court will not recognize and apply them as a matter of course but which must be specially proved and brought to the notice of the court. Specially proved होंगे और brought to the notice of the court होंगे, इनको specially साबित करना होगा और स्पेशली जो है कोर्ट के नोटिस में लेके आना होगा। ब्रॉड स्पेशली ब्रॉड, यहाँ पे भी स्पेशली तरीके से जो है उनको लाया जाएगा कोर्ट के नोटिस में। तो दैट पार्ट अच्छा and apply them as a matter of but which must be specially proved and brought to the notice of the courts by the parties interested in their recognitions. तो इसकी illustration है court में not and ordinary does not know what a particular custom is. The parties have to prove such a custom if they rely upon. अगर कोई ऐसा मामला आ जाता है जिसमें कहा जाता है कि नहीं जी ये इनके रिवाज में ही नहीं है, कोई भी ऐसा मामला जो कि कह दिया जाए कि ये तो इनके रिवाज में ही नहीं है, जैसे हिंदुओं के कुछ मुख्तलिफ रिवाज हैं तो वो हमारे इस्लामिक जो कुछ लॉज हैं उनको नहीं वो करते फॉलो, तो उनके लिए स्पेशल लॉ बनाना पड़ता है। तो इस एग्जाम्पल में भी उन्होंने पार्टिकुलर कस्टम का अगर होगा कोई मामला तो उसका भी स्पेशल कानून होगा। अंग्रेजों ने शुरू में सबके लिए जनरल लॉ बना दिए, लेकिन उनको पता चला कि मुसलमान जो है इनके अपने कुछ रसूम और रिवाज हैं तो उनको एक मॉडर्न लॉ के नाम से जो है कानून बनाने पड़े और उनके रसूम और रिवाज को डिस्कस करना पड़ा, इनमें गिफ्ट कैसे देते हैं, कैसे जो है इनके दिगर जो है निकाह तलाक और ये चीज़ें हैं। तो इसके लिए उन्होंने स्पेशल लॉज बना दिए हम सब के लिए, जिसको बाद में हमने कंटिन्यू भी किया। डेजोलेशन ऑफ मैरिज एक्ट जो थी वो 1839 में या 1939 में बनाई गई, 1939 ब्रिटिश रूल्स में ही, जिसमें कहा गया कि जी मुसलमानों में तलाक का सिस्टम है तो ये तलाक किन किन तरीक़ों से दी जा सकती है। उसमें 12-14 तरीके बताए गए थे जिसके जरिए से डाइवोर्स की डिग्री देनी है कोर्ट में, तो वो उन कंडीशंस के ऊपर जो है डाइवोर्स की डिग्रियाँ देते थे। तो उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने उसी कानून को आगे फॉरवर्ड किया, चलाया भी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था
जनरल लॉ और स्पेशल लॉ। तो कल इंशाल्लाह काइंड्स ऑफ स्पेशल लॉ पढ़ेंगे। तो आज का जो है टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।